एकदम से आईबीपीएस ईएफओ के लिए क्यों? क्या माइंड में आया कि फील्ड ऑफिसर बनना है? आपको क्या लगता है कितने टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे इस डर को, जैसे इंग्लिश का डर बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, कैसे इस डर को भगाना है? कट ऑफ क्लियर करने से प्री निकल जाएगी सिर्फ, लेकिन मेंस में आपको कट ऑफ से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि आपका प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप लैग कर गए। ऑलवेज पॉजिटिव, कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंस खुद पे रखना। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है मत सोचना। तुम खुद में बिलीव करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना प्यारा सा चैनल एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग एक हैवी डिमांड पे मैम कहें तो एक स्पेशल एंड नॉलेजेबल पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जहां पर हम आईबीपीएस ईएफओ ऑफिसर जो हमारे से पढ़े और आज वो पीएनबी बैंक में सेलेक्ट हो चुके हैं। नाम तो जानते ही होंगे, आशीष शिंदे। तो अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ। ओके, सबसे पहले वी वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट। और हम चाहते हैं कि आप जितने भी हमारी ऑडियंस है उसे सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में कुछ बताएं। ओके, तो मेरा नाम आशीष शिंदे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे डिस्ट्रिक्ट से। मैंने अपना 10th गांव में ही किया है, फिर 12th के लिए बाहर जाना पड़ा और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से और मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट को चुना। उसके बाद एएफओ के बारे में जैसे पता चला और पीडब्ल्यू लेके आया था कोचिंग क्लासेस, तो एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए थी जिससे क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है पता लगे, इसलिए मैंने पीडब्ल्यू की बैचेस ली थी। तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई कि क्या पढ़ना है, नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना वास्ट है कि हम सब तो नहीं पढ़ सकते कितनी भी कोशिश करें, इसलिए सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। और ये डायरेक्शन मुझे पीडब्ल्यू से मिली और सेल्फ स्टडी से मैंने आगे ठीक कंटिन्यू है। किया। अच्छा आशीष, एकदम से आईबीपीएस ईएफओ के लिए क्यों? क्या माइंड में आया कि फील्ड ऑफिसर बनना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं कि सैलरी अच्छी होनी चाहिए, वो है सोशल स्टेटस अच्छा है एएफओ के लिए, ये सब चीज़ें ही। ठीक है। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो स्टडीज हैं सबसे पहले वो गांव से हुई, यस। उसके बाद में आपने गांव से लेकर अभी तक का जो आपका सफर है, जो आपकी जर्नी रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उसके बारे में। कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या क्या चीजें थी जिसको आपने फॉलो किया ऑफिसर बनने के लिए? अभी फैमिली बैकग्राउंड तो बेसिकली फार्मर ही है, खेती ही करते हैं। तो और स्टडी की बात करें तो स्टडी मैंने क्लासेस किए, फिर रिविजन्स की और कंसिस्टेंट रहा, कॉन्फिडेंस रखा, ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि आजकल स्टूडेंट ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा क्या होगा क्या नहीं। इन बातों में ज़्यादा टाइम जाता है आपके सोचने पर, फिर टाइम ही नहीं बचता, स्टडी कब करोगे। इसलिए ये सब छोड़ के सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे तो रिजल्ट आएगा। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है जैसे प्रेशर होता है कि जैसे अगर फैमिली बैकग्राउंड है, उनको फाइनेंशियली आगे जाके स्ट्रांग बनना है, तो वो प्रेशर लेके पढ़ाई करते हैं। तो आपका भी क्या कुछ ऐसा ही था या कैसा सिचुएशन, कैसा माहौल आपके घर पे था? कितने अटेम्प्ट्स में आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया? कुछ बताना चाहोगे? नहीं, प्रेशर तो ऐसा नहीं था क्योंकि घर वाले मेरे सपोर्टिव है सभी। उन्होंने कहा था कि तुम बस कंटिन्यू स्टडी करते रहो, कॉन्फिडेंस रखो, प्रेशर कुछ नहीं लेना है, जो लेंगे हम लेंगे, तुम स्टडी पे ध्यान दो। वेरी अग नाइस। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को कि आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि अगर वो प्रेशर लेंगे तो उसमें स्टडी होगा ही नहीं। वो लेक्चर करते समय भी उनके दिमाग में वही आएगा, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जब आप स्टडी कर रहे थे, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत जो आपने फेस की हो? परेशानी ऐसी नहीं थी, लेकिन एक डिजीज़ की वज़ह से मुझे थोड़ा देखने में तकलीफ़ होती थी, वही मेरी परेशानी है, मतलब स्टडी की। ओके, मतलब ये एक्चुअली होता है कि जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हेल्थ जो है वो कहीं न कहीं हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। यस। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने भी बताया, और ये बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है ना? ये रेयर प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है। बट ये है कि अगर हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपने काम को और अपने हेल्थ को, वो इक्वल कहीं न कहीं हमें स्टूडेंट लाइफ में करना होता है। गुड। बिल्कुल, तो जैसा हमारा आपसे इंटरेक्शन भी हो रहा था, जैसा आपने कहा कि आपको थोड़ा आई साइट का प्रॉब्लम था, पढ़ने में दिक्कत आता था। आपने देखो बहुत सारे बच्चों के ना लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इश्यू आपको था और आपको पढ़ना भी था, चीज़ों को कवर भी करना था, तो आपने किस तरह से इस ऑब्स्टेकल्स जितनी भी थी, इनको ओवरकम कैसे किया? क्या आपने ऐसी चीज़ें की? क्या आपका माइंडसेट था उस चीज़ों को लेकर? शुरुआत में ऐसा हर कोई सोचता है, मतलब सबको डर लगता है कि एकदम से अचानक ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुँ। करूँ? तो शुरुआत में हुआ, लेकिन वो लेके ही बैठ जाऊँगा तो कुछ नहीं होने वाला था मेरा आगे। तो थोड़ा-सा खुद को सँभाला, कॉन्फिडेंस लाया, फिर जो स्टडी पे ध्यान दिया तो मैं फिर
कभी डिस्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप लाइफ में सबसे कठिन फेज से निकल जाओगे ना, तो आप कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बहुत अच्छी लाइन बोली है यहाँ पर कि अगर कठिन फेज, और मुझे लगता है ये जरूरी है जिंदगी में आने, हम छोटी छोटी बातों को लेके रोने या रुक जाते हैं कि नहीं। अच्छा आशीष, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इंटरव्यू बहुत बढ़िया हमने होते तो हैं सुना है कि थोड़ी डरावनी टाइप की इंटरव्यू, ऐसे मतलब नहीं स्ट्रिक्ट नहीं होती है, ऐसा नहीं है? स्ट्रिक्ट नहीं होती, हम्म। बस आपको जो आता है वो अच्छे से बताना पड़ता है। वो पैनल बहुत सपोर्टिव होते हैं एएफओ के, और बहुत ही अच्छे से होते हैं। वो कोई आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे। कोई भी पैनल मेंबर नहीं आता तो वो खुद एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसा होता है, या फिर कुछ हमने नहीं पढ़ा होता तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये पढ़ लो। पढ़ के अच्छा, एक दो कोई ओके। क्वेश्चंस कि आपसे कुछ अलग, कोई अलग ही कुछ पूछा था वहां पर? अलग अभी टिश्यू कल्चर के बारे में पूछा कि कौन सा ओके। टिश्यू यूज होता है, तो मेरे स्टेम टिश्यू के यूज ओके। होता है वो बताया। तो उन्होंने है। डिटेल पूछा तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने खुद मुझे डिटेल बताई कि कैसे होता है, क्या होता है। ओके। सो जैसा कि जब हम आईबीपीएस सीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड जितने भी अलाइड जो आपके सेक्टर्स हैं, सब स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, एग्रीकल्चर अलाइड बच्चे जितने भी हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी नॉन टेक वाले सब्जेक्ट्स जैसे क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग नहीं पढ़ा होता है। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। आपको क्या लगता है कितने टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए, और कैसे इस डर को, जैसे इंग्लिश का डर बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, कैसे इस डर को भगाना है? नहीं, इंग्लिश का डर भी ज़्यादा होता है, रीज़निंग का भी, क्वांट का भी, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है। सीधा एग्रीकल्चर डिग्री करते हैं हम, और ये प्रीलिम में ही आता है, तो प्रीलिम नहीं निकला तो एग्रीकल्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो क्वांट एंड रीज़निंग का ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। रीज़निंग में अगर आप शुरुआत में जाएँगे तो एक भी पज़ल नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा कौन किधर वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वो किधर बैठा है। लेकिन एक फ़ेज़ ऐसा आएगा कि आप सिर्फ स्किमिंग करके ये समझ जाओगे रीज़निंग में कि स्टार्ट कहाँ से करना है और आंसर कैसे निकालना है, और ये हर एक को आ सकता है। ऐसे इसके लिए कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस। ओके। और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश 2 तरह से, एक तो आप ग्रामर से भी जा सकते हैं या फिर लॉजिकली भी जा सकते हैं। तो अगर जिन्हें इंग्लिश आती ही नहीं तो अच्छे से ग्रामर से जाए, और जिन्हें इंग्लिश आती है वो लॉजिकली जाए तो वो बहुत बढ़िया है उनके लिए। ठीक है। अच्छा। ओके, तो प्री में जैसे बच्चे, जब जितने भी बच्चे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप क्या उनको थोड़ा-सा टिप्स देना चाहोगे प्री के लिए कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, उन पे अच्छे से कमांड बना लो, तो आराम से प्री जो है वो क्वालीफाई हो जाएगा? यस, अभी इंग्लिश में तो आरसी इम्पोर्टेंट है, रीडिंग इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन। आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पोर्टेंट है, और जो पैराफ्रेज। सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वो पढ़ना जरूरी है इंग्लिश में। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 50% के आसपास वेटेज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को है, तो वो बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। बाकी रीजनिंग इजी है, अगर सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे आप अपनी पकड़ बना लेते हो तो आपको प्री रीजनिंग में ज़्यादा मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात क्वांट की, तो क्वांट में भी सेम है, डीआई ज़्यादा मार्क के आएंगे, 50% के आसपास आएंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, नंबर सीरीज हो गई, और कमर्शियल मैथ्स जैसे कि एवरेज। यानी कि जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, यस, अगर आपने उसमें एक बार प्रीवियस ईयर के, यहाँ पर मुझे लगता है आप इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लिया तो आप बेटर समझ सकते हैं कि इस एग्जाम में पिछले साल, 5 साल पहले हाँ, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। यस। अच्छा आशीष, मेरे एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आपने पहले अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के लिए दोबारा मेहनत करना, वो लोगों को समझाने से पहले अपने आप को समझाना पड़ता है। तो आपने अपने आप को कैसे उसमें आगे लेके चले? क्योंकि मुझे लगता है लोगों से जीतने से पहले अपने मन से जीतना पड़ता है कि भाई हो जाएगा, इस बारी और एक साल करते हैं। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, ये मुझे पता था। सिर्फ मैं दे रहा था, मतलब फर्स्ट ट्राई था ना, इसलिए ज़्यादा सोचा नहीं था। लेकिन मेरी प्री निकली, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, मेंस भी निकली। लेकिन इंटरव्यू में और मेंस के मिला के मार्क कम आए, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे क्या है कि कोई भी चीज़ करने में मज़ा आता है, रिजल्ट के बारे में मैं नहीं सोचता। अगर मुझे मज़ा आ गया कि मैं क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश, इफ इंग्लिश नहीं पर क्वांट और रीजनिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए, और एग्रीकल्चर भी, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। और एग्रीकल्चर में कम पढ़ा था मैं रिवीजन में, इसलिए एक्स्ट्रा रिविजन्स की। फिर ऐसा करता था मैं कि आज पढ़ा है वो 7 दिन बाद फिर से पढ़ता था, फिर वही 1 महीने बाद फिर से पढ़ता था, कितना आता है, कितना मेमोराइज होता है, ये सब देख के, सारी चीजों को हाँ, इवेल्युएट इवेलुएट किया। फिर टेस्ट सीरीज पे गए। एकदम से टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, बिल्कुल, मुझे क्योंकि स्कोर ही नहीं आएगा टेस्ट सीरीज में आपका, एकदम से डायरेक्ट हाँ, जाओगे तो। बिल्कुल। तो तो मुझे लगता है आपने ये मजे लेते लेते ही आईबीपीएस एएफओ के साथ साथ नाबार्ड ग्रेड का एग्जाम भी निकाला है। हाँ, नाबार्ड का तो कभी दिमाग में नहीं था, लेकिन देखा ऐड तो मेरे फॉर्म भर दिया था।
और नाबार्ड में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा मुझे, ईएसआई और करंट अफेयर्स, तो वो भी अच्छे से पढ़ा मैंने। पीडब्ल्यू ने वो यूट्यूब पे भी चलाया, बिल्कुल फ्री में मिला वो, क्योंकि उसकी बैच नहीं थी मेरे पास, तो उसका फायदा हुआ मुझे प्री निकालने के लिए। बिल्कुल, तो सिर्फ नाबार्ड ग्रेड ए का प्री ही नहीं, आपने और भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो आप यस। प्लीज थोड़ा सा बताना चाहेंगे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आपने क्वालिफाई किए हैं? एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ 2 साल प्री निकली, मेंस नहीं निकली, 0.5 से मेंस चली गई। फिर आरआरबी भी 2 बार दी, मेंस प्री निकली, मेंस नहीं निकली। फिर आईडीबीआई दिया। बिल्कुल, तो कि कोई भी एस्पिरेंट है ना, उसकी लाइफ में ये फेजेस जरूर आते हैं कि बहुत सारे हम एग्जाम्स देते हैं, कुछ एग्जाम्स में हम पॉइंट पॉइंट से रह जाते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें चलते रहना है। एक और चीज आपने अभी डिस्कस की कि जब आपने प्री का एग्जाम दिया था, आईबीपीएससी एफओ का, वो क्वालिफाई हो गया, जब आपने मेंस का और इंटरव्यू दिया, तो कुल मिलाकर आप फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कट ऑफ के बारे में ही सोचते हैं कि हमारे पास कट ऑफ निकल जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या आईबीपीएस एफओ में अगर हम सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर कर लें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, कट ऑफ क्लियर करने से प्री निकल जाएगी सिर्फ, हम्म क्योंकि प्री का क्राइटेरिया वैसा है कि आप कट ऑफ निकालो, लेकिन मेंस में आपको कट ऑफ से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, 10-12 मार्क ज्यादा लाने पड़ेंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, बड़े का सोचेंगे तभी हम लोग, कट ऑफ तो बेयर है, उसे हम पार कर पार सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे हम मेंस के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जो आईबीपीएस सीएफओ का मेंस एग्जाम होता है, उसमें आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब कैसे प्रायोरिटाइज करें, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या सब्जेक्ट्स को भी अगर हम देखें सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो कैसे हमें इसका एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना चाहिए? क्या आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया, कुछ अपना रूटीन बनाया, कुछ ऐसा था? हाँ, प्रॉपर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, जो हमारे टेस्ट सीरीज में मिले थे, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते, कहाँ से क्वेश्चन आते, वो टॉपिक ज़्यादा मतलब परफेक्ट कर लिए पहले। फिर जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे एनिमल हो गया, सॉइल हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उनमें से कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैरायटी है, अगर वो फेमस है तो ही पूछी गई है या रेयर है तो पूछी गई है। ऐसा इवैल्यूएट करके ही पढ़ोगे तभी हो जाएगा, और फिर करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा उससे रिलेटेड, बिल्कुल। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वैरायटी आई नई, तो वो वैरायटी पूछेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन वो किसने बनाई, कहाँ बनी, पास्ट हिस्ट्री यानी कि वो उसका। कौन-सा इंस्टीट्यूट ने बनाई, ये हम्म। पूछ सकते हैं। आपने मतलब बहुत प्रिसाइज इवैल्यूएशन की कि क्या, क्यों, और अगर ये पूछा गया था तो क्या इसका कारण हो सकता है। यस। ये सबसे अच्छी बात है। ओके, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा कि नोट्स बनाएं, और अगर बनाएं तो कैसे बनाएं? नोट्स अगर खुद सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो सिर्फ, तो ही नोट्स बना सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो नोट्स और आपके बुक में दिए गए नोट्स, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना ही है तो आप करंट इवेंट्स पे ध्यान दें, क्योंकि आपके टीचर्स आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं जो बेसिक में इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। उसके बाहर का नहीं आता है। इसलिए अगर किसी को लिख के ही समझ आता है तो उसकी बात अलग है, नहीं तो आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ोगे, इसकी प्रिंट निकालोगे, वो पढ़ोगे, और उसके रिलेटेड अगर कुछ नया है वो पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा आशीष, जैसे आपने करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस बताई है कि करंट में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपने उसको कैसे फॉलो किया था? मतलब अक्सर ही बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक साथ पढ़ लें या फिर मैम रेगुलर हमें मंथ वाइज पढ़ना है। नहीं, मंथ वाइज पढ़ोगे तो अच्छा जाएगा, क्योंकि कोई मिस नहीं होगा। रेगुलर पढ़ोगे, किस मंथ में क्या आया, किस मंथ में क्या आया, एक आध दूसरा मिस होगा, और जो मिस होता है हमेशा ऐसा होता है कि वही आ जाता है पेपर, बिल्कुल। फिर कुछ नहीं कर सकते हम ऑन द स्पॉट पे। इसलिए मंथ वाइज पढ़ो, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। और जो मंथ वाइज आपने फ्री चलाया था वो तो बहुत बढ़िया है, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब करोगे तो करंट अफेयर इजीली हो जाए। करंट अफेयर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है, ज्यादा सोचोगे करंट अफेयर तो फिर वही होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो सोचते इतने, रह जाओगे, हाँ, होगा कुछ नहीं। वो बिल्कुल। वास्ट इतनी ज्यादा है। ये होता है मंथ वाइज आपको एक टॉपिक मिल जाता है, आप उस पे अपनी डिटेलिंग करके उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि यस आपको उसका फायदा मिला जो यूट्यूब पर आती है यस सीरीज। यस। ओके। ओके, एंड एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप हमारे टेलीग्राम में बहुत एक्टिव स्टूडेंट थे, बहुत सारे लाइव इंटरेक्शन में भी आप हमें ज्वाइन करते थे, नई से नई चीजें डिस्कशन ग्रुप में भी सब बच्चों के साथ में शेयर करते थे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं हमारे टेलीग्राम पे जो हमें ये मैसेज करते हैं कि मैम हम रिवीजन कैसे करें? जैसे 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसे हमें कवर करना है, 1 महीने में हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर दूसरा शुरू करते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। कैसे टाइम स्लॉट बनाएं, कैसे हम अपने टाइम को डिवाइड करें? हमें प्री भी पढ़ना है, हमें मेंस भी पढ़ना है। आपको क्या लगता है किस तरह से बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि लेक्चर करते हैं, फिर रिवाइज उस दिन रिवाइज ही नहीं करेंगे, वो सीधा अगले मंथ में एक साथ सब्जेक्ट ले, फिर कुछ नहीं याद आने वाला। एक आज हमारा लेक्चर हुआ, उसके नोट्स आज ही मिल जाते, तो वो पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। वो अगर डेली करोगे
तो 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि डेली करोगे तो मेमोराइज होता है। फिर अगर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है, बैकग्राउंड है, तो कुछ ऐसी चीजें हो जो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, रिलेट हो जाता है। रिलेट हो जाता है, बिल्कुल। इजीली रिलेट हो जाता है। ये बहुत अच्छी टर्म है, हम्म। एक्टिव रिवीजन करनी चाहिए। हम लोग रिवीजन के पीछे भागते हैं, एक बार ही पढ़ लिया, लेकिन हर हफ्ते जो हम अपने आप को, जैसे यहाँ पर आपको डीपीपी वीकली टेस्ट मिलते हैं, यस, बहुत मेरे को ये सबसे अच्छी चीज लगती है कि आपको यहाँ पर एक्टिवली अपने आप को चेक करने का मौका मिलता है कि हमें याद है या नहीं याद। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रही। यस। अच्छा, एक मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है, वो ये है कि आपने हम पे ट्रस्ट किया पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला पे, वो क्या चीज थी मतलब? पीडब्ल्यू वाला पे ट्रस्ट मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे फ्री पे, वहाँ पे सिद्धेश्वर सर ने पढ़ाया, आपने पढ़ाया, फिर मतलब समझ जाता है, किसी भी स्टूडेंट को समझ जाता है कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, क्योंकि वो पढ़ाता है, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे बिल्कुल। स्टूडेंट जज करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। तो मुझे समझ में आया, क्योंकि डिफरेंट फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट होती है। जैसे हॉर्टिकल्चर ले लिया या फिर पैथोलॉजी ले लिया, तो स्पेशलाइजेशन होता है उन लोगों का। उन लोगों को पता होता है कि उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो आज के करंट्स में एग्जाम में। पढ़ने चाहिए, बिल्कुल। एग्जाम रिलेटेड पढ़ने चाहिए। इसीलिए पीडब्ल्यू ने एक डिफरेंट स्टार्ट किया, फ्री में दिया, इसलिए समझ में आया कि अच्छा है, तो इसलिए मैंने बैच ली। सो गुड टू नो दैट। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी तो आपने सिर्फ बैच की बात की, ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात की, इसके अलावा आपने क्या क्या बुक्स वगैरह को कुछ रेफर किया, कुछ मॉक टेस्ट जैसा आपने कहा कि मैंने लास्ट में लगाए, मैंने शुरू में नहीं लगाए, तो कुछ आप उससे रिलेटेड गाइडेंस हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? लेक्चर्स किए मैंने, पीडीएफ सारे रिवाइज किए जो बैच में मिले थे। फिर टेलीग्राम पे जो जो करंट अफेयर्स डाले जाते हैं, क्योंकि पीडीएफ डाले जाते हैं, वो रिवाइज के लिए करंट न्यूज़ रिवाइज की। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स होती है, वो अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत है उसमें दिया हुआ सब्जेक्ट, तो वो नहीं पढ़ता था मैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो शॉर्ट में मिला मुझे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा हूँ। और जो करंट अफेयर है उसमें स्कीम्स की, और जो टेलीग्राम पे आता है एग्रीकल्चर वाला के, या फिर यूट्यूब पे जो मंथली करंट अफेयर के लेक्चर्स होते हैं वो किए। ओके। ओके। और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, वो कैसे प्रैक्टिस किया आपने? वो मैंने सब सिलेबस कवर होने के बाद ही की, क्योंकि अगर मैं पहले करता, कम स्कोर आता, कि फिर दिमाग में आता है कि यार क्यों कम स्कोर क्यों आ रहा है, कहीं ना तो कहीं नेगेटिव। निगेटिविटी, तो बिल्कुल। निगेटिविटी से दूर रहो जितना हो सके। वो बिल्कुल। सिर्फ थिंकिंग है, वो कुछ नहीं है, ज्यादा बिल्कुल। कुछ नहीं करेगा बिल्कुल। वो। तो आशीष, आपने 2-3 पॉइंट्स पे काफ़ी हाइलाइट किया कि हमें करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेंड बदल रहा है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपने उसकी बात की, अपनी स्ट्रेटेजी की बात की, और हमें काफ़ी अच्छा लगा आपने अपना प्री, मेंस, इंटरव्यू सबके बारे में हमें बताया, और आखिरी में तो आपने अपना अलग जो है वो नाबार्ड ग्रेड के बारे में भी बताया कि आपने वो भी क्लियर किया। अच्छा, लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट्स जो आपको सुनेंगे, और इवन हमें स्पेशल मैसेज आ रहे हैं मैम कि सब भैया से एक इंटरव्यू दिलवा दो, तो आपका मैसेज बता दो अपने ही छोटे बिल्कुल। भाइयों बहनों के लिए। इंटरव्यू क्या है, यही है कि वो ज़्यादा मत सोचो कि रिजल्ट मेरा क्या होगा, पढ़ाई को एंजॉय करो। अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ नई चीज़ें आ रही है, वो सीखने को मिलती है, जैसे एआई है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है अभी, बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना, तो आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे ही नहीं, बस बिल्कुल। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, एग्ज़ाम पे ध्यान दोगे, और रिजल्ट तो आपको, अगर आप अपना काम करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल, देर आए बिल्कुल। दुरुस्त आए, लेकिन रिजल्ट आपको जरूर आने वाला है। और एग्जाम आपका जो मर्जी हो, आईबीपीएस, एएफओ हो, नाबार्ड हो, एफसीआई हो, आप जितने एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं आप सबको क्लियर कर सकते हैं। आशीष, आपने बताया कि आपने मॉक टेस्ट बहुत लेट दिए ताकि डिमोटिवेट ना हो, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आइडियल हैं? आइडियल तो नहीं, मैंने 60 टू 70 मॉक टेस्ट दिए हैं, लेकिन मैंने जब मॉक टेस्ट दिए तो ऐसे नहीं दिए। अगर 60 क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट में मेंस के, तो वो 60 क्वेश्चंस आज दिए, फिर उनका भी ऐसा ही किया जैसा पढ़ा है, जैसा आज दिए कल दी, फिर अगले हफ्ते फिर वो रिपीट किया, ऐसे रिपीट किया कि फिर से दिया। ऐसा नहीं किया कि वो मुझे याद हो गया याद हो फिर गया। मैं छोड़ दूंगा, ऐसे करूंगा नहीं, फिर दिया। क्योंकि क्या होता है उसमें, सिर्फ बेसिक नहीं होता, करंट भी होता है। करंट बदल, अपने प्रॉपर एग्जाम में जो करंट आता है वो अलग आ सकता है, तो जो बिल्कुल। बेसिक है वो क्लियर होता है मॉक टेस्ट से। दैट्स अ वंडरफुल ओके। स्ट्रेटेजी। आपने टेस्ट देने के बाद दोबारा टेस्ट दिया कि उसी को चेक करने के लिए अब कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। यस। बिल्कुल, Wonderful। यानी कि प्रॉपर एनालिसिस भी किया और अपने में आपने इम्प्रूवमेंट भी किया। अच्छा, अभी हमने प्री की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, अब आते हैं इंटरव्यू पे। जैसे आपने कहा कि आपका प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप लैग कर गए। अब फाइनली आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है, तो इंटरव्यू के लिए आप बच्चों को कैसे गाइड करना चाहोगे? क्योंकि इंटरव्यू में क्या-क्या चीजें पूछी जाती हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि मेंस के एग्जाम में नहीं आती हैं लेकिन इंटरव्यू में पूछी जाती हैं? तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को जो आईबीपीएस के एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए?
अभी ये इंटरव्यू बैंक रिलेटेड एग्जाम्स का है, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, चेक कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एटीएम्स कितने होते हैं, फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रेपो रेट, ये करंट में इसकी क्या मतलब वैल्यू है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एनपीए क्या होता है, नॉन शॉर्ट टर्म परफॉर्मिंग लोन्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब बैंक रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी इंटरेस्ट, टर्म्स। हाँ, और स्कीम्स, बैंक रिलेटेड स्कीम्स, जो किसान क्रेडिट कार्ड है कि किसने उसके जो परसेंट कितने इंटरेस्ट रेट है, ये सब, या फिर कितने परसेंट सब्सिडीज मिलती है, सबवेंशन है, ये ओके, सारी बातें पता ये तो होनी सारी चाहिए। बातें पता होनी क्या हम चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि जब आपका मेंस का एग्जाम हो जाए उसके बाद हम बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा जितना भी पोर्शन है उसे कवर कर सकते हैं? मेंस का एग्जाम होने के बाद कवर कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैंने मेंस दी और मेरा निकल रहा है, तभी कि। लेकिन अगर आप रिजल्ट की बात करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मेंस के बाद ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि मंथ 1.5 मंथ लगता है फाइनल रिजल्ट रिजल्ट आना में, है। तो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपने चीजें बताई है ऐसे बच्चों के लिए जो कि प्री की तैयारी कर लेते हैं, मेंस की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू का उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चीजें पूछी जाती है, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो जो चीजें इन्होंने बताई है, प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, उस सबकी अच्छे से अभी से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर सेशन आईबीपीएस ईएफओ ऑफिसर के साथ आशीष शिंदे पीएनबी बैंक में जो अब ज्वाइन करने वाले हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उनके अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे हैं या फेवरेट उनकी क्या बातें थी। तो आशीष बताओ, एग्रोनॉमी इज मोर इंटरेस्टिंग और हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर। बुक्स और यूट्यूब? बुक्स। इज आशीष अ मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग स्टडी पर्सन? मॉर्निंग। कोचिंग और सेल्फ स्टडी? दोनों भी, क्योंकि कोचिंग हमें गाइड करता है, सेल्फ स्टडी हमें रिजल्ट तक पहुंचाता है। ओके, वंडरफुल। ओके, वन एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, अगर यही प्रिपरेशन अगर आपने किसी अपने छोटे को देनी हो या अपने बारे में ही बताइए कि वन एडवाइस। ऑलवेज पॉजिटिव, कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंस खुद पे रखना। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है मत सोचना, तुम खुद में बिलीव करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। नाइस। ओके, वन वर्ड अबाउट आईबीपीएस सीएफओ प्रिपरेशन? अमेजिंग जर्नी। बाकी एग्रीकल्चर वाला तो आप लोगों के लिए है ही, तो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आपके जैसे ही एक स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया जो आज ऑफिसर बन चुके हैं पीएनबी बैंक में, और अब हम आपकी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। थैंक यू। बिल्कुल।